साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी एक क्लास हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के अंदर जो 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आएंगे, अब जो 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होंगे उनके लिए हाई कोर्ट के 25 क्वेश्चन हिंदी के जो होंगे उनके लिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट हैं। हम 25 क्वेश्चन पर डे करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होगी, ठीक है, कि यहाँ से चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक। तो चलते हैं बिना देर किए अपने कोर्स की तरफ, सवाल पढ़ते हैं और आप भी अपना टेस्ट भी लगाते रहिए। जो बच्चे टेस्ट करेंगे वो मेरे साथ साथ ही टेस्ट करें। टेस्ट कैसा करेंगे मेरे साथ साथ? टेस्ट ऐसे करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको लगता हो कि ये आंसर ठीक है, वो आंसर अपना लिख लें। फिर मैं सही आंसर बताऊंगा, अगर वो आपका सही आंसर है तो सही लगाएं और गलत है तो गलत करें, और बाद में कमेंट करके ये बताएं कि उनके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। तो बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं अपनी कार्रवाई को। चलिए बेटा, पहला सवाल है। देखिए, पहला सवाल है और इसमें बोला गया था कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन रीतिकाल, सी ऑप्शन भक्ति काल, डी ऑप्शन आधुनिक काल। हमारी हिंदी के 4 ही काल हैं और उन 4 कालों में से पृथ्वीराज रासो जो वो किस काल की रचना है। तो जो भी आपको आंसर सही लगता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, आप पहले अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आपने आंसर अपना लिख लिया है, ठीक, अब बताते हैं सही आंसर। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आदिकाल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, ठीक है। आदिकाल की जहाँ तक बात है बेटा, तो आदिकाल में एक रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा था बेटा? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है ये पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो पृथ्वीराज चौहान के, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। आदिकाल में एक और लेखक हुए हिंदी में, उनका नाम था जगनिक, और उन्होंने किताब लिखी थी परमाल रासो, और इसी को बोलते हैं बेटा आलाखंड। क्या कहते हैं? आलाखंड कहते हैं बेटा इसी को। और इसके लेखक थे जगनिक, जिनको जग्गा भाट भी कहा जाता है, और वो रहने वाले थे चंदेल वंश के जो अंतिम राजा थे परमार्दी देव, उनके दरबार में। इसी समय उत्तर भारत में गहलवाड़ वंश काम करता था। गहलवाड़ वंश के राजा थे जयचंद, उनके दरबार में एक कवि रहते थे भट्ट केदार, और उन्होंने आदिकाल में एक रचना लिखी थी जिसका नाम था जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, और इस किताब को लिखा था भट्ट केदार ने। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये तीनों अच्छे सवाल हैं, इनको आप नोट कर लेना, आदिकाल में ही आते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद। इनमें एक वर्तनी गलत है, वो गलत वर्तनी आपको बतानी है बेटा कौन सी है, ठीक है। जो वर्तनी है गलत है एक, वो आपको बतानी है कि वो वर्तनी कौन सी गलत है। अपना ऑप्शन लगाइए बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम होता है स्टार्ट अब, ठीक है। तो लगाइए अपना आंसर बेटा। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा। तो जो गलत वर्तनी है वो है अंतर्गत। ये अंतर्गत जो है वो गलत लिखा हुआ है।
अगर बेटा गलत है तो इसको सही करके लिखें, ठीक है। तो अंतर्गत में क्या आता है बेटा, ए आधा न तय, ठीक है। अंतर्गत ये हो गया अंतगत। तो रे की मात्रा सॉरी रे कहाँ टंगेगा, रे आएगा कहाँ, गे के ऊपर, तो ये हो जाएगा अंतर्गत। और ये वाला अंतर्गत कैसा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है अंतर्गत, ठीक, अंतर्गत गलत लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्तनी आपको पता चल गई। कमेंट करके एक वर्तनी बताऊंगा, मैं एक शब्द बताता हूँ, उस शब्द का की वर्तनी लिखी है। कवियत्री एक शब्द है, कवियत्री, कमेंट करके जो है कवियत्री शब्द की वर्तनी बताइए, सही वर्तनी क्या होगी, कमेंट करना है आपको और बताना है, ठीक है। अगले सवाल में कह रहे थे कि रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है, जो रविंद्र शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा सही है, रवि प्लस नंद्र, रे प्लस बींद्र, रव प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम शुरू होता आपका अब। देखिए भैया आपने आंसर लगा लिया होगा। तो रविंद्र शब्द जो है उसकी सही संधि ये है, ठीक है, ये सही संधि है इसकी। तो जो लिखते हैं ना बेटा रविंद्र, रविंद्र में बड़ी ई टूटेगी, तो जब बड़ी ई को तोड़ेंगे तो बनेगा रवि और प्लस बनेगा बेटा इंद्र, ये बनेगा रविंद्र। ये जो रविंद्र शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो बेटा मैं आपको बता दूं इसमें स्वर संधि है। कौन सी बेटा, तो इसमें स्वर संधि है। अच्छा, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये कौन सी वाली संधि है, ठीक है। तो स्वर संधि का में कौन सी संधि है, तो जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अगर ये 3 चीजें टूटती हैं, ध्यान रखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अगर ये टूटते हैं तो वो दीर्घ संधि है। इसमें बड़ा ई टूटा है, इसलिए स्वर संधि का बेटा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये दीर्घ संधि। तो स्वर संधि का एक हिस्सा होता है दीर्घ संधि और रविंद्र में दीर्घ संधि है। कभी कभी पूछेंगे कि रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको जवाब देना है स्वर संधि। और कभी पूछेंगे कि स्वर संधि का कौन सा भाग है, तो आपको जवाब देना बेटा कौन सा, दीर्घ संधि। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है कि प्यास का तत्सम रूप है। प्यास का तत्सम रूप क्या है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। कह रहे हैं प्यासा, कह रहे हैं पिपासा, कह रहे हैं प्यास, कह रहे हैं प्यास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आपको सही लगता है वो अपना आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आएगा बेटा पिपासा। क्या आएगा, पिपासा। तो देखो ये तो है तत्सम, या चलो पहले तत्सम लिख देते हैं, और ये है तद्भव, ठीक है। तो जैसे एक शब्द आया ना, एक शब्द है पिपासा, तो पिपासा जो है वो तो बनेगा बेटा प्यास। क्या बनेगा, प्यास, ये तो बनेगा प्यास। और आ हटा, देखो पिपासा क्या है, पीने की इच्छा। ये हिंदी का बनवर्ड भी पढ़ लीजिए, एक वाक्यांश है पीने की इच्छा, पिपासा। और पीने का इच्छुक, उसे क्या क्या बोलते हैं बेटा, पिपासु। पिपासु, पिपासु होता पीने का इच्छुक। जैसे मुझे पानी पीना है तो मैं पानी पीने का इच्छुक हूँ, तो मैं पिपासु हूँ, ठीक है। और मेरे पानी पीने की जो इच्छा है वो पिपासा है, तो उसका तद्भव बनेगा बेटा, हाँ उसका बनेगा प्यासा। भाई पानी पीने का जो इच्छुक होगा वही तो प्यासा होगा ना, उसे बोलेंगे पिपासु। ऐसे एक शब्द याद रखना, एक आता है बुभुक्षा। बुभुक्षा क्या है, बुभुक्षा है भूख। बुभुक्षा क्या है, खाने की इच्छा, बुभुक्षा। अच्छा मैं आ हटा के ऊ लगा दूं तो बन जाएगा बेटा बुभुक्षु। बुभुक्षु कौन होता है, वो होता है बेटा भूखा। भूखा, भूखा कौन है,
जो खाने का इच्छुक है वो बुभुक्षु, और जो खाने की उसकी इच्छा है बुभुक्षा। ठीक है, तो आंसर जो है ये वाला करेक्ट हो गया। चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बातें भी नोट डाउन करते रहें। कह रहे हैं अगले सवाल में बोला गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ... को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संधि या क्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका टाइम होता है अब शुरू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने लगा लिया होगा। देखो, नाम को क्या कहते हैं? किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, उस नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, है ना, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार हैं बेटा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार हैं वो होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम होता है बेटा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नाम होता है बेटा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है बेटा। और पांचवा होता बाबू कौन सा? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी पूछ लेता पेपर में बेटा कि संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है बेटा नाम। क्या होता है? नाम। जैसे तुम्हारा नाम, मेरा नाम, सबके नाम संज्ञा हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं बेटा अगले सवाल में, यह कमला की गाय है। कह रहे हैं कौन सा कारक है? 4 विकल्प हैं, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। यह कमला की गाय है और कह रहे हैं इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी आपको सही लगता है अपना आंसर लगाइए आप। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और आपका सही आंसर है बेटा संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक कारक है। और इस कारक की जो विभक्ति है, इस कारक की जो विभक्ति होती है बेटा, उसमें आता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये विभक्तियां होती हैं। तो यह कमला की गाय है। इसमें कौन से कारक की विभक्ति आई है बेटा? तो की विभक्ति आई है। इसका मतलब गाय का संबंध किससे बताया गया है? कमला से। इसलिए ये कर्म कारक है। ठीक है, तो ये जो जानकारियां आपको मैं बताता हूं बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, और नए सवाल का जवाब भी दें। ये कह रहे हैं बेटा कि निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। मतलब 4 शब्द दिए गए हैं और जो बिल्कुल सटीक आंसर है वो आपको बताना है। कह रहे हैं परिमल शब्द का आपको बताना है कि सही समानार्थक शब्द क्या है। सुख है, सर्वोत्तम गंध है, विमर्दन है या सहवास है। इनमें जो भी करेक्ट है वो बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप अपना आंसर लगा दीजिए जो आपको करेक्ट नज़र आता है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने ये आंसर अपना लगाया होगा। तो मैं बता दूं, ये जो परिमल होता है ना, इसका सही अर्थ होता है क्या? सर्वोत्तम गंध।
सर्वोत्तम गंध का मतलब ऐसा उसे कहते हैं सुबास। सु माने अच्छी, बास मतलब गंध, इसी को हम कहते हैं सुगंध। क्या कहते हैं? सुगंध। तो परिमल का मतलब होता है खुशबू, परिमल का मतलब होता है सुबास, परिमल का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं? जो सर्वोत्तम गंध है। सर्वोत्तम गंध, गंध मतलब स्मेल, वो स्मेल जो आपको अच्छी लग रही है वो सुबास है, वो सुगंध है, वो सर्वोत्तम गंध है। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल कह रहे हैं दुर्बोध का विलोम बताओ। तो देखिए दुर्बोध का विलोम क्या होगा? ठीक, पतिता, दलित, पतित, सुबोध। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बेटा जो भी आपको सही आंसर नजर आता हो वो अपना आंसर लगाइए। ठीक है, तो बेटा मैं बताऊं, आपने अपना आंसर लगा दिया होगा, तो वो होता है सुबोध। तो एक शब्द होता है दुर्बोध। देखिए एक शब्द होता है सुबोध, एक शब्द होता है अबोध। अब मैं आपको बताऊं तीनों शब्दों से बनवर्ड बनते हैं बड़े अच्छे अच्छे। देखिए अबोध वो होता है जिसको समझा ना जा सके। बोध मतलब ज्ञान, जिसका ज्ञान आसानी से प्राप्त ना हो सके। तो जो समझा ना जा सके, जो समझा न जा सके, या यूं कहें जिसको आप समझ नहीं सकते, वो अबोध है। सुबोध का मतलब है, सु माने अच्छी तरीके से, आसानी से, बोध मतलब ज्ञान इकट्ठा किया जाए या जाना जाए। तो जो आसानी से, जो आसानी से समझा जाए या जो आसानी से समझ में आ जाए, जो आसानी से समझ में आ जाता है उसे कहते हैं हम सुबोध। और दुर्बोध का मतलब होता है बेटा जो आसानी से समझ में ना आए, समझ में न आए। ठीक है, प्रकृति के क्या नियम है हम जो है उनको नहीं समझ सकते, वो अबोध है। ठीक है, एक दूसरे को हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं तो सुबोध है। और जो कोई समझ में नहीं आ रही चीज, बड़ी मुश्किल से आ रही है, आ तो रही है ना, जो आसानी से समझ में ना आए, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में तो आ जाएंगी चीजें, वो दुर्बोध है। ठीक है, तो याद रखो ये पूछा था दुर्बोध का विलोम क्या हो जाएगा? सुबोध। ठीक है, सुबोध। सुबोध का विलोम अबोध भी आप लगा सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है प्रहार का, प्रहार और परिहार का अर्थ क्या है? दो शब्द आए हैं, एक प्रहार है और एक परिहार है। पहले में लिखा हुआ है आक्रमण और अपनाना, फिर लिखा हुआ है मारना और त्यागना, हमला और रक्षा करना, उत्पीड़न और प्रतिज्ञा। ठीक है, उत्पीड़न और प्रतिज्ञा। तो देखो आपने अपना आंसर हाँ पहला आप लगाइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको। देखो प्रहार करने का मतलब होता है आक्रमण, हमला, आक्रमण या हमला या मारना। ठीक है, और परिहार का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना या त्यागना। अब इस बेस में लगाओ कौन सा लगेगा? तो आक्रमण अपनाना, अपनाना गलत हो रहा है क्योंकि परिहार में त्यागना होता है। मारना और त्यागना ये कुछ हद तक ठीक है। हमला और रक्षा करना, रक्षा करना गलत है। उत्पीड़न और प्रतिज्ञा ये भी गलत है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मूल चेता। ये कह रहा है एक शब्द है मूल चेता, और मूल चेता शब्द का आपको सही अर्थ बताना है क्या है। कह रहे हैं मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो,
आलसी, मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूढ़ चेता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आपको सही नज़र आता है। लगाइए अपना आंसर, अपना आंसर लगाइए बेटा। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसको कैसा हम पढ़ें, देखिए मूढ़ का मतलब होता है, यह मूढ़ और यह चेता, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक हो गया मूढ़ और एक हो गया चेता। चेता, मूढ़ का मतलब हो गया मूर्ख, है ना, और चेता का मतलब हो गया जागृत। जैसे कहते नहीं, अरे भैया वो समझा देना अपने भाई को, चेता दियो, हम तो तुम्हें चेता रहे, चेता कर जा रहे हैं, कल को ऐसी वैसी बात ना हो। तो चेताना मतलब जागृत करना। तो मूर्ख जागृत हो गया। इसका मतलब पहले कोई आदमी मूर्ख था, लेकिन अब वो चेतना युक्त हो चुका, जाग चुका है, उसको कहते हैं मूढ़ चेता। तो इस हिसाब से लगेगा जो मूर्ख, जो बाद में चतुर बन गया। पहले वो मूर्ख था, बाद में वो होशियार हो गया, उसे कहते हैं मूढ़ चेता। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने दिमाग में छाप लो बेटा, अपने दिमाग में छाप लो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लालची शब्द में प्रत्यय है। जो लालची शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में ले, बी में ची, सी में ला, डी में ई। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है, हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसे उसके प्रत्यय और उपसर्ग बनते हैं। हम क्या कहते हैं? लालची। हम कहते हैं लालची। हम क्या कहते हैं? लालची। हम उच्चारण गलत कर रहे हैं हिंदी में। ये लाल और ची से नहीं बना, यह है लालच ई, लालची, लालच ई। तो लालच ई से बना है। तो अब अगर इसकी साउंड सही देखोगे तो इसमें लाल और ची नहीं है, मेन शब्द बनेगा लालच, और लालच जिसमें है वही तो लालची है। तो वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो बेटा इसका प्रत्यय क्या बनेगा? ई, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले सवाल में कह रहे थे बेटा, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अंशुमाली में कौन सा समास है? ठीक है, तो अंशु कहते हैं किरणों को, माली कहते हैं मालिक। तो किरणों का मालिक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपना आंसर लगाइए आप। तो आपने आंसर लगाया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यह आपने पढ़ा होगा। अब इसमें ना शब्द अंशु का मतलब है ना माली का मतलब है, बल्कि अंशु का मतलब होता है किरणें और मालिक होता है स्वामी। तो किरणों का मालिक कौन है? अर्थात वो है सूर्य। तो ये सूर्य है। तो इसमें ना तो अंशु का अर्थ है ना माली का अर्थ है, बल्कि तीसरे पद की तरफ संकेत देता है। इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। चलो बेटा इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल ये कह रहे हैं हमसे, देखो कह रहे हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? अब ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 5 है, ऑप्शन 8 है। ठीक है, तो आप अपना आंसर लगाइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, जो भी आपका सही आंसर। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो पहले मैं बता दूं, देखो वाक्य के वर्गीकरण की बात है तो बेटा जो वाक्य होते हैं ना, वाक्य के प्रकार, हम लोग वाक्य के प्रकार 2 प्रकार से समझते हैं। एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और एक होता है बेटा वाक्यों के प्रकार की बात रचना के आधार पर बेटा, और एक होता है अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे बेटा 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में 2 भी है, ऑप्शन में 8 भी है। ठीक है, तो ऐसे में वैसे दोनों ही आंसरों को सही माना जाएगा, दोनों आंसर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल के 2 आंसर ऐसा होगा नहीं। तो अगर बात है मुख्य वर्गीकरण की, तो रचना के आधार पर ही वर्गीकरण होता है। मुख्यतः वर्गीकरण रचना के आधार पर मानते हैं, तो ऐसे में इसका विकल्प जो है ऑप्शन बी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखा गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। वाक्य के एक हिस्से में एरर है, वो आपको पहचाननी है। लिखा हुआ है समय का, बी ऑप्शन में है सदुपयोग द्वारा, सी ऑप्शन में मनुष्य देवता, डी ऑप्शन में है बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें एक जगह एरर है, गलती है, वो बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताइए। चलिए, उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में एरर है और वो है काकी। इसके स्थान पर अगर के होगा तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, पहला वाला ठीक है। ठीक, चलिए बेटा अगला सवाल कह रहे हैं कि जलज का सही विकल्प है। जलज का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ जल देने वाला, ऑप्शन बी में लिखा हुआ जल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन सी में लिखा हुआ जल से बना, ऑप्शन डी में लिखा हुआ उपर्युक्त सभी। तो जो भी आपका आंसर बेटा करेक्ट हो, सही हो, वो आप लगाएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो जय है ना, इस जय का मतलब होता है बेटा जन्म। जय का मतलब क्या होता है? जन्म। तो जय का मतलब क्या होता है बेटा? जन्म। ठीक, अब अर्थ निकल जाएगा। जल का मतलब, जल मतलब पानी, तो इसका मतलब हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं बेटा? जलज। और जलज पर्यायवाची किसका है? कमल का। किसका बेटा? कमल का पर्यायवाची। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले सवाल में लिखा हुआ है शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। ऑप्शन में लिखा हुआ पहले में कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है। 4 विकल्प हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं हमारे सामने मौजूद। ठीक है, आप अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं बताऊं आपको, देखिए सही आंसर है कर्मवाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया अपने कर्म के अनुसार आती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब देखो कैसा है, ये शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। किसने मारे हिरण? शिकारियों ने। तो शिकारी हो गए कर्ता। ठीक है, अच्छा मरा कौन? तो मरे हिरण। हिरण मरे तो हिरण हो गया कर्म। ठीक, अच्छा मार गिराए, तो मार गिराना क्या है? ये है बेटा हमारी क्रिया। अब ये जो क्रिया है ये किसके हिसाब से आई है? ये कर्ता के हिसाब से आई है तो कृतवाच्य है, कर्म के हिसाब से आई है तो वो कर्मवाच्य है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जो कर्ता है बहुवचन है, इसका एक वचन बनाता हूँ और इसका एक वचन मैंने किसी का नाम लिख दिया। चलो मैंने नाम लिख दिया सोहन। अब लिखा हुआ है सोहन ने 2 हिरण मार गिराए। इसका मतलब अब भी बात ठीक है, जबकि सोहन तो एक वचन है और यहाँ क्रिया गिराए है, बहुवचन की आ रही है। इसका मतलब क्रिया जो है वो सोहन के हिसाब से नहीं है, इसका मतलब शिकारियों के हिसाब से नहीं है, वो कर्म मतलब हिरण के हिसाब से है। और हिरण है 2, बहुवचन है, हिरण 2 है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया बहुवचन की आई है। इसका मतलब क्रिया अपने कर्म के हिसाब से आई है, तो वाच्य कैसा हो जाएगा बेटा? कर्म वाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह
कह रहे हैं बेटा कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डॉट डॉट होता है, पोषक, लाभकारी, गुणदायक या श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ठीक है, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी सही है वो अपना आंसर आप बेटा लगा लीजिए। ठीक है, लगाया होगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। स्वास्थ्य को लाभ मिलता है सुबह सुबह घूमने से। तो ये बात किताबी नहीं है, ये बात प्रैक्टिकली भी है। आप भी सुबह उठा करें, ठीक है, सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, ठीक है, भोर के समय उठें, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी पढ़ाई करें और टहलें। आपका स्वास्थ्य, आपका ब्रेन और आपकी जो मतलब बॉडी है सब मतलब एकदम सुपर होगी। ठीक है, हाँ, प्रातःकाल का बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं बेटा। ये कह रहे हैं अकल का पुतला, अकल का पुतला, ठीक, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। 4 विकल्प हैं बेटा, ए बी सी डी। आप अपना विकल्प लगाइए जो भी आपका सही हो। ठीक है, उम्मीद है आपने विकल्प लगा लिया होगा। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि पुतला है और पुतले में भी अकल है, पुतले में भी अकल है, पुतला आप जानते हैं जो पुतले बनाए जाते हैं उनमें भी अकल है, इसका मतलब बहुत बुद्धिमान। तो इसका सही आंसर आएगा बेटा बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहे हैं शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संसार से वैराग्य होने पर, बी में लिखा हुआ है क्रोध भाव दर्शाने के बाद, कह रहे हैं घोर विनाश के पश्चात, डी में कह रहे हैं भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो भय की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या शांत रस पैदा होता है? शांत रस कब पैदा होता है ये बता रहे हैं। ठीक है, शांत रस कब पैदा होता है? ठीक, जब कबीर कहता है कि मन रे तन कागद का पुतला, ठीक है, हाँ, बूंद पड़े बिन सी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, मन रे तन कागज का पुतला। कि मन इस शरीर पर घमंड मत कर, ये कागज के पुतले के समान है। जैसे कागज के पुतले पर पानी की बूंद पड़ जाती है वैसे वो छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही शरीर है। तो इसका मतलब यह है कि ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है। पहला अपना आंसर आप लगाइए। अगर आपने अपना आंसर लगा लिया है तो मैं बताता हूँ, संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर या संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कह रहे हैं कि 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? ऐसा छंद जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं सोरठा, दोहा, कुंडलिया या रोला। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो भी आपका सही ऑप्शन है वो आप लगाएं। और बेटा अगर आपने ऑप्शन लगा दिया है तो हम इसका आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी। रोला एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में है ना 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 पे यति आती है 24 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा बेटा? डी ऑप्शन। अगला सवाल चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है ये बताना है। कह रहे हैं श्लेष, कह रहे हैं बीप्सा, उपमा या वक्रोक्ति। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, तो बेटा अगर आपने आंसर लिख दिया है तो मैं आपको आंसर बताता हूं कि सही आंसर क्या होगा। ये जो उपमा अलंकार है शब्द अलंकार नहीं है बल्कि ये अर्थालंकार है। कैसा है? अर्थालंकार। ये बेटा अर्थालंकार है। श्लेष ये शब्द अलंकार है। ठीक है, उसके बाद में बेटा बीप्सा भी शब्द अलंकार है और वक्रोक्ति भी जो है वो शब्द अलंकार है। ठीक है, और जो उपमा अलंकार है वो अर्थ अलंकार है।
ठीक है, बताएंगे, धीरे धीरे चलते चलेंगे, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। कह रहे हैं नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के आधार पर आपको जवाब देने हैं। कह रहे हैं अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। कितनी सुंदर बात है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर चीज में, ठीक। कह रहे हैं अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। देखिए सैनिक और आतंकवादी, सैनिक डिसिप्लिन होते हैं इसलिए वो ग्रेट है, आतंकवादी डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक है। इसलिए कहीं भी आपने देखा होगा, हाँ, वो अनुशासन में नहीं रहते, इसलिए वो, हाँ, लोगों को या समाज को परेशान करते हैं। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। परिवार के अंदर अगर आप भाईचारा रखना चाहते हैं, आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो भैया अनुशासन में रहें। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। समाज को और देश को शांत रखना चाहते हैं, सद्भावपूर्ण उसको रखना चाहते हैं, तो फिर अनुशासन जरूरी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। इसके आधार पर 4 सवाल हैं। अनुशासन क्यों आवश्यक है? सद्भाव और शांति के लिए, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, स्थिति को कायम रखने के लिए। 4 विकल्प हैं, A, B, C, D। आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपने अपने सवाल का आंसर लिख लिया है तो बेटा मैं बताऊंगा, इस सवाल का ऑप्शन हम लगाएंगे B, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की। अभी गद्यांश में शब्द आया था तो अपना आंसर लगा के भेजिए बेटा। कौन सा आंसर है? A, B, C, D। अगर आपने अपना आंसर भर लिया है, लगा लिया है, तो मैं बताऊंगा इसका आंसर होगा A, सैनिक जीवन की, हाँ, आत्मा है अनुशासन। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या हो सकता है? अनुशासन होना, अनुशासन न होना, अराजकता फैल जाना या सद्भाव न रहना। तो अराजकता फैल जाना या सद्भाव न रहना। ऑप्शन लगाइए पहला आप अपना, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, क्या सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर B, अनुशासन के ना रहने पर विश्व अस्त व्यस्त हो सकता है या हो जाएगा। कह रहे हैं प्रज्ञा से दौड़ा गया में कौन सा वाच्य है? मैंने बताया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो आप देखिए प्रज्ञा एक लड़की है, ठीक है, प्रज्ञा एक लड़की है, ठीक। अगर मैं प्रज्ञा की जगह रोहन कर दूं तो भी वाक्य सही रहेगा। प्रज्ञा से दौड़ा गया, रोहन से दौड़ा गया, ठीक है। तो अगर ये शब्द पुल्लिंग है और ये शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमेशा पुल्लिंग आ रही है, तो क्रिया जब हमेशा पुल्लिंग हो, कैसी हो? पुल्लिंग क्रिया हो बेटा, और क्रिया एक वचन में हो, कैसी हो? एक वचन में क्रिया हो। अगर क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है तो समझ लीजिए वो भाववाच्य होता है। तो इस वाक्य का ऑप्शन नंबर C लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ पूरी क्लास को सोल्व करा है वो कमेंट करके जितने भी उनके सवाल सही हुए हो, 2, 4, 10, 15, 20, 22, 25 के 25, वो कमेंट करके बताएं किसने कितने सवाल सही करे थे। जवाब ईमानदारी के साथ होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी आपके लिए है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।